हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बी कॉमर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर नंबर 2 का रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। अब से हम जो भी चैप्टर्स कवर करेंगे वो नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आपको कुछ ही घंटों में दे दूंगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप पोस्ट कर दीजिएगा। चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये इस चैप्टर का रिमेनिंग टॉपिक है। आज की टॉपिक वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल का ये टॉपिक है और इस नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस चैनल को देख के अपना ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकें। सो अब हम शुरू करते हैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में। तो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जो कोई मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, उसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड जल्दी से जल्दी होती रहेंगी। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब मैंने आपको बता दिया, वो पॉलिसीज़ और वो प्रोसीजर जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि जल्दी से जल्दी ये वर्क्स या काम को पूरा किया जा सके और गोल्स को अचीव किया जा सके, उसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। तो अब बात करते हैं पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरनल कंट्रोल का। तो जो पहला पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल का वो है फ्रॉम ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ऑडिटर के पॉइंट से क्या ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल कंट्रोल का, वो ये बता रखा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अच्छे से समझने का जो तरीका है ना वो इंटरनल कंट्रोल से आता है। अगर इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा तो उसको ईजिली समझ पाएंगे, एडुकेट अंडरस्टैंडिंग और एवेल्यूट कर पाएंगे सिस्टम को बहुत ही ईजिली इंटरनल कंट्रोल की मदद से। तो ऑडिटर कहता है कि उसके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि कम से कम गलतियां निकलेंगी फिर। इसलिए ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई विद इन 2 से 3 आवर्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्टिव हैं इंटरनल कंट्रोल के। पहला ऑब्जेक्टिव दे रखा है कि पॉलिसीज़ को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है इंटरनल कंट्रोल। कई बार क्या होता है कंपनी के अंदर पॉलिसीज़ तो होती हैं लेकिन उनको अच्छे से फॉलो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में इंटरनल कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ को पहले ही बोल देते हैं कि रूल्स को आपको सभी को फॉलो करना है। वही इसके अंदर बता रखा है। एड्रेंस का मतलब होता है फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना। तो एनकरेज करता है कि इसमें प्रिस्क्राइब पॉलिसीज़ को फॉलो करने में, अनुपालन करने में, जिससे कि जल्दी से जल्दी कंपनी का गोल और ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके और कंपनी ग्रो करे, जिससे उनको प्रॉफिट अर्न होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर होल्डर्स को भी रिटर्न मिल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू अवॉइड फ्रॉड एंड एरर। तो ये क्या होता है, अगर कंपनी इंटरनल कंट्रोल यूज़ करती है तो सारे प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ भी यूज़ करेगी। उससे जो एरर्स हैं और जो फ्रॉड हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अवॉइड हो पाएंगे। चाहे कई बार वो एम्प्लॉयज़ भी थोड़े बहुत फ्रॉड कर देते हैं या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट भी अगर फ्रॉड कर रहा है और सारे रूल्स यूज़ होंगे तो वो पकड़े जाएंगे। इस वजह से फ्रॉड और एरर्स को भी पकड़े जाने के लिए या फिर उनको अवॉइड करने के लिए इंटरनल कंट्रोल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है टू प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। कई बार क्या होता है एक काम को दो दो बार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉपरली तरीके से रूल्स का यूज़ नहीं होता। जब रूल्स का यूज़ होगा तो दो दो बार जो काम हो रहा है वो नहीं होगा और एम्प्लॉयज़ का एफर्ट बचेगा, टाइम बचेगा और उसके साथ साथ मनी भी बचेगी। इसी वजह से ये जो दो दो बार काम हो रहा है उसको अवॉइड हो पाएगा इंटरनल कंट्रोल के यूज़ की मदद से। तो ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड एसेट एंड रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली यही बता रखा है कि कंपनी के कई बार क्या होता है कुछ हैकर्स कंपनी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। तो उनसे कंपनी कैसे बचाएगी, अपने सर्वर को कैसे बचाएगी कंपनी, वो अपने कंपनी जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट को हायर करेगी जिससे कि ये चीज़ें नहीं हो। एंटीवायरस जो है अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखेगी ताकि कोई हैकर इजीली कंप्यूटर सिस्टम को हैक ना कर पाए और अनऑथोराइज एक्सेस ना कर पाए उनके सिस्टम पे। मतलब कंपनी की जो डिटेल है कोई निकाल ना पाए, उसके लिए भी प्रॉपर रूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। प्रॉपर तरीके
तरीके यूज़ करने पड़ते हैं और वो इंटरनल कंट्रोल के मदद से हो पाते हैं। तो यही बता रखा है टू सेफगार्ड एसेट एंड रिकॉर्ड, उनके रिकॉर्ड को सीक्रेट रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा। अब कई बार क्या होता है, कंपनी अपना इन्फॉर्मेशन जो होता है छुपाती है, और अगर किसी जगह पे उनको एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन देनी भी है तो वो फेक इन्फॉर्मेशन देती है, फ्रॉड करती है। तो उस चीज़ों को भी अवॉइड कर पाते हैं इंटरनल कंट्रोल की मदद से। अब इसमें तो मेन पॉइंट यही है कि कई बार जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब डाटा को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें सही अमाउंट का डाटा रिकॉर्ड करें सही जगह पे। यही इसमें बता रखा है टू रिकॉर्ड करेक्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू अप्रोप्रिएट अकाउंट। कई बार अकाउंट में डालते वक्त भी अमाउंट की गड़बड़ी हो जाती है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। उसको कैसे अवॉइड कर पाएंगे, अगर कंपनी इंटरनल कंट्रोल को प्रॉपरली यूज़ करेगी तो वो जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो भी दूर हो पाएंगी, अवॉइड हो पाएंगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल का। नेक्स्ट है टू एसिस्ट इन टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डेली बेसिस में अगर रिकॉर्ड होंगे, कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन करती है तो अगर डेली बेसिस में रिकॉर्ड हो रहे हैं तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टाइमली जो है प्रिपेयर हो जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कौन, इंटरनल कंट्रोल। तो ये सारे के सारे क्या थे, इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव थे। अब बात करेंगे हम लिमिटेशंस के बारे में। किसके बारे में, लिमिटेशंस के बारे में। तो अब हम बात लिमिटेशन पहला इंटरनल कंट्रोल का वो यही है, कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम एंड मनी। काफ़ी ज़्यादा टाइम और मनी की रिक्वायरमेंट होती है इंटरनल कंट्रोल में, क्योंकि अगर आप सारे एम्प्लॉयज़ को कहोगे कि वो सारे रूल्स यूज़ करें तो इसका मतलब उन्हें रूल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। इसलिए कंपनी को इफ़ेक्टिव स्टाफ रखना पड़ेगा, और जब वो इफ़ेक्टिव और टैलेंटेड स्टाफ रखेंगे तो उन्हें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, मनी की टर्म्स में भी और टाइम के टर्म्स में भी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को फिर ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है अच्छे से काम करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और क्या कह रहा है इसमें, मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। और मैनेजमेंट का तो मोटिव होता है कि कॉस्ट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, लेकिन इसके इस्तेमाल से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये एक लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल इज़ मोर कंसर्न्ड विद द ट्रांजेक्शन ऑफ रूटीन नेचर। अब कह रहा है इंटरनल कंट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड होती है रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शन से। इस वजह से अनयूजुअल या फिर इलरेगुलर ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, ओवरलुक हो जाती हैं। ये एक इंटरनल कंट्रोल की एक डीमेरिट है, इसका एक नुकसान है कि वो जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होती हैं ना, कभी कभार साल में एक आधा बार होने वाली ट्रांजैक्शन, उनको वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पाता। लेकिन जो ट्रांजैक्शंस मंथली बेसिस में होती है, डेली बेसिस में होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को ये ईज़िली रिकॉर्ड कर लेता है। तो वही इसमें बता रखा है कि जो इंटरनल कंट्रोल के थ्रू रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाती हैं, मगर जो कभी कभार होने वाली ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर। इसमें काफ़ी, इसका मतलब ये कह रहा है कि न्यू एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विदाउट प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब कभी कभार नए एम्प्लॉयज़ को जो है वो बिना ट्रेनिंग के हायर नहीं कर सकते, उनको प्रॉपरली ट्रेन करना ही पड़ेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। वही फर्स्ट वाला पॉइंट कवर हो रहा है इसमें भी, कि एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ओरिएंटेशन देना पड़ेगा, वर्कशॉप देनी पड़ेगी, सेशंस देने पड़ेंगे, ताकि वो अच्छे से ट्रेंड हो पाएँ और काम को अच्छे से कर पाएँ। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, यही इसमें बता रखा है। क्योंकि अगर उनको बिना ओरिएंटेशन के काम करवाएंगे तो उनसे कोई ना कोई ह्यूमन एरर हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, अब नेक्स्ट कह रहा है पॉसिबल कंक्लूजन कोलूजन में सर्कमवेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि कई बार इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली हर एक पर्सन्स में डिवाइड हो जाती हैं। अब उस वजह से कोई एक आदमी चाहे तो वो कोई फ्रॉड कर सकता है। ये एक डिसएडवांटेज है इसका, इंटरनल कंट्रोल का, क्योंकि एक आदमी को प्रॉपर एक टास्क दे रखा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से काम करता है नहीं करता, या फिर उसमें फ्रॉड कर दे। तो ये एक डिसएडवांटेज है, वही इसमें बता रखा है। ड्यूटीज़ बिटवीन द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोलिजन अमंग एम्प्लॉयज़ में परप्यूटेट। परप्यूटेट का मतलब होता है काम करना।
मतलब किसी चीज़ को निभाना। अब वो क्या कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है, देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल में अब्यूज हिज अथॉरिटी। ये भी सेम ऊपर वाले पॉइंट की तरह ही है। देखिए मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं ये बुक्स में से देख देख के बनाए हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं कई कई सब इस सिलेबस की, उन्हीं में से ये नोट्स बनाए गए हैं। तो इनमें सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में लिखेंगे तो उनसे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो ये पहला 5th नंबर का डिसएडवांटेज है कि जो पर्सन्स की, अब इसमें वही बता रहा है जो ऊपर वाले पॉइंट में बताया है कि यहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकते हैं, जिससे कई बार काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो सकता है। यही बता रखा है। एम्बेज़लमेंट का मतलब होता है हेरा फेरी। हेरा फेरी कर सकते हैं वो कैश का। भाई कैशियर, अगर कैशियर है वो कैश में थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर दे और अमाउंट रिकॉर्ड करते वक्त भी कुछ गड़बड़ी कर दे, तो कंपनी को पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोअर लेवल पे ये चीज़ें कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। इस वजह से ये इंटरनल कंट्रोल थोड़ा बहुत इसका ये काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड, मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब इधर उधर कर देना। एम्बेलमेंट का मतलब घमंड भी होता है, मतलब पैसे की हेरा फेरी। और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स बाय स्टोर कीपर, कई बार स्टोर कीपर को स्टोर कीपर की ड्यूटी होती है कि सामान को प्रॉपरली एक स्टोर में या वेयर हाउस में रिकॉर्ड स्टोर करना, मगर वो चाहे तो उस सामान को इधर उधर कर सकता है ताकि अपना थोड़ा बहुत कमीशन बना सके। ये भी एक फ्रॉड की तरह है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब बात करेंगे स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल का, तो क्या क्या स्कोप है। ये स्कोप जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इस वजह से मैंने इसको छोटे से पोर्शन में कवर कर दिया है। स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल में पहला है कैश, कंट्रोल ओवर सेल एंड परचेज, फाइनेंशियल कंट्रोल, एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये 5 ही स्कोप हैं इंटरनल कंट्रोल के। ये एसओएल की जो बुक है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कॉलेज की जो ऑडिट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुक है, उसमें भी ये स्कोप लिखा हुआ है। इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रखा, मगर यही है कि कैश और कंट्रोल ओवर सेल एंड परचेज, जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब मैनेजर जो हो गया कंपनी के अंदर, उसको उसका पूरा ड्यूटी होती है उसकी ये, कि वो कंट्रोल करे सेल पे, परचेज पे, और कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करे। फाइनेंशियल कंट्रोल होता है उसका, क्योंकि फाइनेंशियल डिटेल्स जो होती हैं उसके पास होती हैं। भले ही फाइनेंशियल डिटेल्स को चेक करना अकाउंटेंट का काम होता है, मगर डिटेल्स उसके पास पहले से होती हैं। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है ना, ये सब है। नेक्स्ट है टूल्स टू स्टडी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब क्या कह रहा है, कौन कौन से टूल्स हैं जिससे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझा जा सकता है अच्छे से। अब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन दो तरीके में आ सकता है, क्या कि टूल्स कौन से हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझने के, या फिर आ सकता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्म में आ सकता है, व्हाट आर द टूल्स फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, या फिर रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब आप बोलोगे मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मैंने दो बुक्स से देखा है, ये एक एसक्यूएल की बुक से और एक दूसरी मेरे पास रिफ्रेशर पड़ी थी, मैंने उसमें से भी देखा। तो ये सेम टॉपिक है लेकिन अलग अलग नाम से, हेडिंग से इसमें बता रखा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके कौन कौन से पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो पहला पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, वो है नैरेटिव रिकॉर्ड। तो नैरेटिव रिकॉर्ड का मतलब सिंपली यही होता है, नैरेटिव फॉर्म में रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करना। नैरेटिव फॉर्म मतलब रिटर्न फॉर्म में किसी भी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करने को कहते हैं नैरेटिव फॉर्म। तो वही नैरेटिव रिकॉर्ड है, जो भी डेली बेसिस में ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना होगा, और टाइम टू टाइम उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होगा, जो कि अकाउंटेंट का काम होता है, और वो उन एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद जब पूरे का पूरा साल ख़त्म होने वाला होता है तो उसको ऑडिटिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये नैरेटिव रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली जो मैंने पॉलिसीज़ और रूल्स के बारे में बताया था कि हर एम्प्लॉयज़ को रूल्स फॉलो करने होते हैं, उसी लिस्ट को कहते हैं चेकलिस्ट। जिस लिस्ट में सारे के सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं कि क्या क्या फॉलो करने हैं रूल्स, उस लिस्ट को कहते हैं चेकलिस्ट। तो आप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले इस सब्जेक्ट में, इसलिए मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा हर लेक्चर के, जो जो मैं पढ़ाऊंगा उनको नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इन नोट्स का, आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को शेयर
शेयर कर दीजिए ये नोट्स को, ताकि उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो ये चैप्टर और ये सिलेबस जो है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उनका कवर हो सके। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट पे चलते हैं, वो बेसिकली ऑडिटर के पॉइंट में है, मतलब इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनायर। अब इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनायर क्या होता है, जब कोई पर्सन किसी से क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन पूछने वाली लिस्ट को कहते हैं क्वेश्चनायर। आपने देखा होगा कई बार आधार कार्ड की जनगणना करने वाले आते हैं कुछ लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, कि पोलियो की खुराक लगी कि नहीं लगी, और कितने ही गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं लोग जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं कि डेली कि घर में कितने लोग हैं, सदस्य कितने हैं। तो जो क्वेश्चंस की जो लिस्ट होती है बेसिकली उसे कहते हैं क्वेश्चनायर। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी क्वेश्चनायर होता है जो ऑडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऑडिटिंग के लिए कब यूज़ होता है, जब ऑडिटर आता है और एम्प्लॉयज़ से या फिर क्लाइंट से कंपनी के, तो उनसे पूछता है कि कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं करती या फिर प्रॉपरली वर्क करती नहीं करती, और जितने भी ऑडिटिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सो उन क्वेश्चंस को कहते हैं क्वेश्चनायर। मतलब जिस लिस्ट में वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिखे हुए रहते हैं ना, तो उसे कहते हैं क्वेश्चनायर, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनायर। वही बता रखा है, इट इज़ अ कम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर टू टेस्ट द एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, वही मैंने आपको बताया, कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली काम करते नहीं करते, उसका जो एडुकेसी चेक करने के लिए इसे उस क्वेश्चन लिस्ट को बनाता है ऑडिटर, ताकि उनसे पूछे। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है सिंपली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि एम्प्लॉयज़ अच्छी तरीके से समझें कि रूल्स को कैसे यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है। ये बेसिकली आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। अब बात करते हैं इंटरनल चेक के बारे में कि इंटरनल चेक क्या होता है। बेसिकली ये एक टूल होता है। टूल का मतलब एक तरीका। यहाँ पे एक तरीका जो है इस वर्ड के लिए यूज़ किया गया है कि इंटरनल कंट्रोल को जब एम्प्लॉयज़ बार बार चेक करते हैं, कोई भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ जब काम करते हैं और उसको लास्ट में दोबारा चेक करते हैं कि वो कोई एरर नहीं कर रहे, उस काम को कहते हैं इंटरनल चेक। मतलब अपने ही किए हुए काम को जब वो एक बार लास्ट में चेक कर लेते हैं, ताकि एरर और जो फ्रॉड है उनको अवॉइड कर सकें और डिटेक्ट भी कर सकें, इसे कहते हैं इंटरनल चेक। यहाँ पे ऑडिटर जब चेक करता है वो तो लास्ट स्टेज में करता है, जब सारे के सारे ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। लेकिन जब डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होती हैं तो एट द एंड दिन के लास्ट में ही वो इंटरनल चेक करते हैं। अब इसमें वही बता रखा है, अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ स्टाफ, मतलब स्टाफ के जो लोग जो होते हैं इस तरीके से एक काम करते हैं कि एक पर्सन ने जो काम किया है उसको दूसरा पर्सन चेक कर लेता है कंपनी के अंदर में ही, ताकि कोई भी एरर है उसको अवॉइड किया जा सके। अब बात करेंगे इंटरनल चेक के बारे में। तो इंटरनल कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी को और अच्छे से बढ़ाने के लिए इंटरनल चेक है, जो कि यूज़ होता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, ताकि वो अपने काम में एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकें और उनको अवॉइड कर सकें। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव के बारे में बात। अब जो पहला ऑब्जेक्टिव है इंटरनल चेक का, उसमें ये बता रहा है कि जो वर्क है उसको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में कि कोई भी काम अनरिकॉर्डेड नहीं रह जाता। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जो है अनरिकॉर्डेड नहीं रह जाती, सारी की सारी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो जाती हैं। इस तरीके से इंटरनल चेक को डिवाइड किया जाता है, यही इसमें इंटरनल वर्क को डिवाइड किया जाता है, इसे कहते हैं इंटरनल चेक। तो ये एक इंटरनल चेक का ऑब्जेक्टिव है कि उसमें वर्क जो भी वर्क है जो उन्होंने किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं, उनको वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही, उसी कंपनी के दूसरे के एम्प्लॉयज़ के द्वारा उसे रीचेक कर लिया जाता है, ताकि कोई भी काम उसमें एरर या फिर फ्रॉड डिटेक्ट हो पाए और अवॉइड हो सके ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, अब यही बता रखा है, वर्क प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बता रहा है रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी जो है इन्फॉर्मेशन की प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें बता रिलायबिलिटी का मतलब भरोसेमंद, और एक्यूरेसी मतलब एकदम सही। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है अकाउंटिंग सिस्टम के द्वारा वो एकदम सही है, उसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि एरर तो पहले से ही अवॉइड कर रहे हैं, और अगर कोई हो भी तो उसको डिटेक्ट कर ले रहे हैं। तो ये एक रिलायबिलिटी बताता है कि ये जो डाटा है वो सही है। नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड।
ये चांस को रिड्यूस कर देते हैं फ्रॉड और एरर के, जो कि ऑटोमेटिक चेकिंग के द्वारा, मतलब जो काम उन्होंने किया है अगर वो दिन के लास्ट में एक दूसरे एम्प्लॉयज़ के द्वारा उसको चेक करा लेते हैं तो उसमें तो कोई एरर पहले तो अवॉइड हो जाएगी, और कोई रह भी जाएगी तो उसको वो डिटेक्ट कर लेंगे और फिर उस एरर को करेक्ट कर देंगे। इसी वजह से जो एरर्स और फ्रॉड के जो चांसेस हैं बहुत कम से कम हो जाते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, आपको मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट जो है आप इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं इट हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक एम्प्लॉयज़ के बीच में जो काम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है प्रॉपरली, ताकि कोई भी एम्प्लॉयज़ अनरिस्पॉन्सिबल ना रह जाए। अगर कोई भी एरर फाउंड होता है तो उन्हें पता चल जाए कि ये इस एम्प्लॉयज़ के थ्रू हुआ है, तो उसको वो स्पेशली ट्रेन कर सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं कि तुम्हारी ये गलतियाँ हो रही हैं, ताकि अगली बार से वो एरर ना कर पाए। तो यही इसमें बता रहा है कि फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में मदद करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं फिक्स हो पाती हैं कि किस एम्प्लॉयज़ ने क्या गलती कर रखी है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ताकि वर्क जो है क्लियरली डिवाइड हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ। ये जो है अकाउंटिंग स्टाफ की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, क्योंकि कोई भी जो वर्क डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड क्वालिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया जितने भी काम हैं वो सारे के सारे उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के अंदर। इसी वजह से वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर पाते हैं। मतलब अगर किसी काम को करने के लिए स्किल की रिक्वायरमेंट है तो वो स्किल देखते हैं। अगर किसी काम में दोनों की रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन और स्किल, तो वो दोनों को देखते हैं, जिस वजह से वर्क की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मींस कम टाइम में ज़्यादा बढ़िया वर्क कंप्लीट हो पाता है। ये इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल की मदद से हो पाता है। तो ये इसका एक एक ऑब्जेक्टिव था। अब बात करेंगे इंटरनल चेक के एडवांटेजेस पे। सो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी और रिमेनिंग लेक्चर्स भी अपलोड कर। तो जो पहला एडवांटेज है इंटरनल चेक का, वो इंटरनल चेक का पहला एडवांटेज है कि ये प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसके बारे में बताया, ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो उसमें भी यही बताया था कि एम्प्लॉयज़ के बीच में काम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं किसी भी काम के लिए। अगर कोई एरर निकलता है तो हर एक एम्प्लॉय को पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि तुम्हारी किस काम में गलती थी, जिससे कि काम को सुधारा जा सकता है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जा सकता है। तो इसमें प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है काम, जिससे कि एम्प्लॉय की एबिलिटी बढ़ती है और उनको ट्रेन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इससे जो काम है, वर्क है, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। स्पेशलाइजेशन हेल्प टू इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। वही बता रखा है कि एम्प्लॉयज़ के साथ साथ वर्क की भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाता है। काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से कम टाइम में काम कंप्लीट होने लगता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्स। तो जो आपकी सेकंड नंबर का इंटरनल चेक का एडवांटेज है वो ये है कि फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बेसिकली फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि जितनी भी एम्प्लॉय होते हैं उन सबको प्रॉपरली उन सब के बीच में काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब हर एम्प्लॉयज़ को एक तरह का काम मिल जाएगा, तो उसको पता होगा कि उसे कितने इफेक्टिवली और कितने एफिशिएंटली उसको वो काम कंप्लीट करना है, कितने कम टाइम में कितना अच्छा वर्क करना है और कितना ज़्यादा आउटपुट देना है। ये सारा का सारा एम्प्लॉयज़ जानता होगा। इस वजह से क्लियर कट डेफिनेशन होती है टास्क की हर एक एम्प्लॉयज़ को, उसके बारे में। अगर वो कोई गलती कर सकता है करेगा तो हम उसे ट्रेन कर पाएंगे कि कहाँ उसने गलती की है इन फ्यूचर, और उन एम्प्लॉयज़ को वो करेक्ट भी करा सकते हैं उनकी गलतियाँ, मिस्टेक्स जो है। और इसमें यही बता रखा है एवरी एम्प्लॉयज़ नोज व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। हर एम्प्लॉय जानता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उसको किस तरीके का काम करना है। नेक्स्ट है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे के सारे पहले ही फ्रॉड्स और एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं। मतलब उनकी गलतियाँ ढूंढ लेते हैं, किस किस पोर्शन में उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं। उनका काम ही यही होता है, क्योंकि अगर वो डेली बेसिस में एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, उसके साथ साथ वो एक दूसरे का काम चेक भी कर लेते हैं। जैसे मैंने पुराने ऑब्जेक्टिव में बताया था, सेम टू सेम वही इसका एक एडवांटेज भी है। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। जैसे मैंने वही बताया ऊपर वाला पॉइंट, इनका काम फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करना तो होता भी है, साथ साथ उनको ज़ीरो भी करना होता है कि कोई फ्रॉड और एरर हो ही ना।
नील हो। और ये कैसे होगा यही बता रखा है इसमें। जो भी कोई काम या कोई एम्प्लॉय कोई काम करता है उसको दूसरा एम्प्लॉय शिफ्ट ख़त्म होने से पहले ही चेक कर लेता है। मतलब जो उनका एम्प्लॉय शिफ्ट होता है एक दिन का, उसको ख़त्म होने से पहले ही दूसरा एम्प्लॉय उस काम को चेक कर लेता है, ये इसमें बता रखा है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड हो गया। नेक्स्ट है टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इसमें क्या कह रहा है, एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है क्या कहते हैं फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में मदद करता है। जैसे कि मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में बताया था कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और डेली बेसिस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। वही इसमें बता रहा है कि ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस में रिकॉर्ड करने में हम जो फ्यूचर में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। इसमें भी वही बता रखा है टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये भी एक एडवांटेज है इंटरनल चेक का कि ये इट अवॉइड्स द नीड फॉर डिटेल चेकिंग फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। क्योंकि अगर एक बार कोई ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया है और उसके बाद दूसरे एम्प्लॉय ने उसे चेक कर लिया है तो उसे बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसी दिन में उस दूसरे एम्प्लॉय ने उसको चेक कर लिया है। अब जब वो ऑडिटिंग करवाएंगे तभी ऑडिटर का काम होगा कि ट्रांजैक्शंस में एरर और फ्रॉड ढूंढना। अब बाकी क्योंकि पहले का जो रीचेकिंग का काम है वो अदर एम्प्लॉयज़ ने एक दूसरे का काम रीचेक करके कर लिया है, तो ये एक एडवांटेज होता है इंटरनल चेक का। नेक्स्ट है इंटरनल चेक का डिसएडवांटेज। तो वो क्या होता है वही इसमें बता रखा है कि इंटरनल चेक जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें टैलेंटेड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है जो कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक काम कंप्लीट करे, उसके साथ साथ जो दूसरे एम्प्लॉय ने काम किया है उसको रीचेक करे। यही बच्चे में बता रखा है एक्सपेंसिव। सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज सुटेबल फॉर इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड इट बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से छोटी ऑर्गेनाइजेशन इस काम को अफोर्ड नहीं कर पाती। आपको मैं बता दूं कि इस नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उस लिंक पे क्लिक करके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा जब आप उस लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसमें नेक्स्ट डिसएडवांटेज बता रहा है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या कह रहा है कि कई बार अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में आपसी तालमेल कम होगा तो वो एक दूसरे का काम अच्छे से रीचेक नहीं करेंगे। वो सोचेंगे कि इसने कोई गलती करी होगी तो मैं उसको क्यों चेक करूँ, मैं उसके लिए जिम्मेदार क्यों बनूँ। इस वजह से कोई ना कोई एरर निकाल सकता है काम के अंदर। इसलिए एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना ज़रूरी है। अगर एक दूसरे के एम्प्लॉयज़ मदद करते हैं तो फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ बेटर इफेक्टिवली तरीके से होगी। ये इसे बता रखा है इंटरनल कंट्रोल डज नॉट गारंटी द प्रिवेंशन ऑफ ऑल एरर्स एंड फ्रॉड। अब कह रहा है कि इंटरनल कंट्रोल कोई गारंटी नहीं करता, इंटरनल कंट्रोल कोई गारंटी नहीं करता सारे एरर्स और फ्रॉड की प्रिवेंशन में। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एम्प्लॉयज़ का काम डेली बेसिस में एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना है, उसके बाद उस काम को दूसरे एम्प्लॉयज़ आपस में चेक कर लेते हैं। बस इनका काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको वो रिकॉर्ड करते हैं। सो एक ये तो प्रॉपर प्रोसेस है, मगर इसमें कई बार कुछ ट्रांजैक्शन फिर भी उनमें एरर रह जाता है। तो वो जो एरर बाकी रह गए हैं फिर भी कुछ बाई चांस अगर कोई एरर वापस रह गए हैं तो उन एरर्स को डिटेक्ट करने का काम ऑडिटर का रहता है। तो इसमें ये कह रहा है कि 100% श्योर नहीं है कि इसमें सारे के सारे एरर्स जो हैं वो अवॉइड होंगे। कुछ एक आधे रह जाते हैं, वो ऑडिटर कर लेता है ऑडिटिंग की टाइम। जब फाइनल ईयर होता है, जब मतलब ईयर समाप्त होने वाला होता है, उस टाइम में ऑडिटिंग करी जाती है, ऑडिटर जो है एरर्स निकालता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज 3 काफ़ी होंगे, एडवांटेजेस 5 से 6 याद होने चाहिए जो एग्ज़ाम में आप लिख पाओ, इससे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। आप जब भी आपके इंटरनल चेक के बारे में पूछे तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख देना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इस टॉपिक में। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक के डिसएडवांटेज डिफ्रेंशिएशन बताऊँगा। सो उसकी एक नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा आज ही के दिन पे। आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये नोट्स हैं, ये सारे के सारे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड होगी। सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड को भी ये चैनल शेयर कर दीजिए। थैंक यू। काफ़ी